चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर, और इस चैप्टर में हम लोगों का छोटा चैप्टर है आज। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए समझ लो एक तरह से। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोगों ने पहले लगा के रखे, मैं आपको भी बता दूंगा। तो वहां पर यहाँ पर हमको न्यूमेरिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। खुश हो जाओ थोड़ा सा, ठीक। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका चलेगा, ज्यादा 1.5 घंटे क्लास चलेगी और पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर हम लोगों ने इस चैप्टर को लास्ट टर्न पर छोड़ा था वहीं पर हम इस चैप्टर को आज उठाने वाले हैं, ठीक है। चुंबकत्व एवं द्रव्य हमारे चैप्टर का नाम है, चुंबकत्व एवं द्रव्य, चुंबकत्व एवं द्रव्य, ठीक। ये हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले लास्ट टर्न पर जो हम लोगों ने खत्म किया आपको याद हो तो उसमें हम लोगों ने चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा था। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा था हम लोगों ने किसी धारा लूप का, जिसका फॉर्मूला था M = NIA या IA जो भी आप कह लीजिए, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक था, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ये किसी धारा लूप के कारण हम लोगों ने पढ़ा, किसी पर धारा लूप के कारण पढ़ा था। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट, एम्पियर का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, वो सारी चीजें देखी। आज हम लोग चुंबकीय पदार्थों के कारण, चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले है ना। तो अगर धारा लूप के लिए, किसके लिए, धारा लूप के लिए अगर आपसे बात करता है चुंबकीय आघूर्ण का तो फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही आपका चुंबकीय आघूर्ण किसी चुंबक के लिए बात करता है, किसके लिए, चुंबक के लिए, क्योंकि कोई धारा लूप जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है उस चुंबक की अगर मैं चर्चा करूं, इस चुंबक की, तो एक इसमें नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। इस चैप्टर में हम लोग केवल चुंबकों पर ही चर्चा करने वाले हैं, चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उस पर चर्चा करने वाले हैं, है ना। ये आज हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ठीक वैसे ही होते हैं जैसे धनावेश और ऋणावेश होता है। वहां धनावेश से बल रेखाएं निकलती हैं, यहां ऋणावेश से बल रेखाएं निकलती हैं, और यानी कि सॉरी नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में यहां पहुंचती हैं और समाप्त नहीं होती। एक ही अंतर है, चुंबकीय बल रेखा, अगर आपसे पूछे चुंबकीय बल रेखा क्या होती है तो आप बता देना कि चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं वो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। और चुंबकीय बल रेखाओं और वैद्युत बल रेखाओं के अगर आपसे गुण कोई पूछ ले, हालांकि एग्जाम में कभी नहीं आया आज तक तो उम्मीद है कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आया तो आपने वैद्युत बल रेखाओं गुण याद किए हैं ना, ये निष्कोण होती हैं, ये कोई प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, पढ़ा है नहीं सर चाहिए, धनावेश से निकलती हैं ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। एक ही अंतर है बस, वो धनावेश से निकल कर ऋणावेश पे समाप्त होती हैं, लेकिन ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव समाप्त नहीं होती हैं, चुंबक के अंदर घुस करके वापस निकल करके उत्तरी ध्रुव पर आ जाती है ना। यानी कि ये बल रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, और जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये कर्व बंद नहीं होता है, यही इकलौता डिफरेंस है दोनों के बीच में। बाकी चुंबकीय बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं दोनों में से किसी का गुण पूछे सारे पॉइंट सेम टू सेम छाप देंगे। पहला पॉइंट केवल बदल देंगे कि उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और ये बंद वक्र बनाती हैं। कौन, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। ये बंद वक्र बनाती हैं, ये क्लोज लूप बनाती हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो जैसे वहां पर हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक धनावेश था, ऋणावेश था। यहां पे हम पढ़ते चुंबकीय ध्रुव, है ना, और यहां पर आवेश का इक्विवेलेंट हो जाता है, इसको हम QM कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ध्रुव तीव्रता, है ना। प्लस QM और माइनस QM से इसको रिप्रेजेंट करते हैं समझने के लिए। कैसे, वैद्युत द्विध्रुव के एकदम एनालॉजी करने के लिए। जैसे वैद्युत द्विध्रुव तो 2 आवेश था और बीच की दूरी 2L थी, सेंटर यहां पे था, तो ठीक उसी तरह से यहां पर क्या है, QM क्या है, QM को हम बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता, क्या बोलते हैं, सॉरी ध्रुव तीव्रता, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ध्रुव तीव्रता। ध्रुव तीव्रता एकदम सेम टू सेम वैद्युत द्विध्रुव की तरह। तो यहां पर चुंबक के लिए अगर हम बात करें
कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू क्यू एम इंटू 2L, है ना, मात्रक वही हो जाएगा एम्पियर मीटर, सेम टू सेम, एकदम वैसे ही है। ठीक है, यहां पे हालांकि क्यू एम जैसी कोई चीज डिफाइंड नहीं होती है, ये केवल एक एनालॉजी है समझने के लिए कि ठीक वैसे ही हम एक को नॉर्थ पोल एक को साउथ पोल को दो आवेश की तरह समझ सकते हैं, है ना, वो है नहीं, ये सिर्फ एक एनालॉजी है, सिर्फ समझने के लिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। ठीक, वाकई में तो एक सिंगल पोल का कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। आप चुंबक को तोड़ते जाओ, जब भी चुंबक को आप तोड़ोगे तो वो हमेशा, जैसे यहां तोड़ दिया तुमने तो नॉर्थ साउथ, जब भी चुंबक टूटेगा और एक नया चुंबक बनाएगा तो नए चुंबक में भी दोनों ध्रुव होंगे, नॉर्थ और साउथ, है ना, नए में भी दोनों होंगे। बात समझ में आ रही है, ये खासियत होती है चुंबक की। ठीक, समझने के लिए कि अगर इसकी कोई बात करे कि इसका कितना होगा तो फॉर्मूला ये बना लेंगे हम। ठीक है, और जैसे आप लोगों ने फॉर्मूला देखा था, अगर वैद्युत द्विध्रुव की बात करूं, वैद्युत द्विध्रुव की, किसकी, वैद्युत द्विध्रुव की बताना, तुम लोग मुझे बताना। ठीक, इधर चुंबकीय द्विध्रुव, इन सब का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। क्या बोला सर आपने, इन सब का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सारे डेरिवेशन वैद्युत द्विध्रुव में पढ़ के रखे हुए हैं, है ना, तो दोबारा नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब है सर कि अगर मैं फॉर्मूले की चर्चा करूं तो अगर अक्षीय स्थिति में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, अक्षीय स्थिति में, है ना, तो फॉर्मूला क्या था सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3, यही था, है ना। अगर यहां पे अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां कांस्टेंट होता है, यहां कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, एक नंबर पूछे बता देना, विकल्प पूछे बता देना, न्यूमेरिकल आगत लगा लेना, कहां से फॉर्मूला आया है वहां डिराइव किया था हम लोगों ने, सेम टू सेम वही है ना, कुछ नहीं पढ़ना यहाँ पे। 2p की जगह 2m हो जाएगा, क्योंकि यहां चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन में R3, है ना, कहां पे सर, ये अक्षीय स्थिति में, कहां पे है, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अगर आपसे कहे कि सर निरक्षीय स्थिति में इसका फॉर्मूला क्या था, निरक्षीय स्थिति में इसका फॉर्मूला क्या था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, सॉरी ओनली p अपॉन R3। ठीक है, तो यहां पर निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m, फिर से 2m सर, m अपॉन में R3, है ना। अगर किसी जनरल पॉइंट, किसी सामान्य बिंदु पर अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा, सॉरी P cos रहने सर, क्या था, P अपॉन R3 अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, यही था। तो यहां फॉर्मूला क्या बनेगा, B हो जाएगा किसी सामान्य बिंदु पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन R3 अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। बोलो क्या ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद आ रहे हैं? आप मुझे बताओ, क्या आपको लग रहा है कि कुछ अलग से मुझे कुछ याद करना है, कुछ अलग से करना है मुझे? तुम ही लोग बताओ मुझे, क्या तुमको लग रहा है कि हम लोगों को अलग से कुछ चीज पढ़ना है, अलग से कुछ करना है? सारे के सारे फॉर्मूले तो हम लोगों ने पढ़ के रखे हुए हैं ना पहले से। जब पढ़ के रखे हैं तो इसमें इतनी मेहनत फिर हम लोग क्यों करेंगे, तुम ही बताओ। कोई लॉजिक बनता है? डेरिवेशन सिलेबस में अपने है नहीं इसके। अगर डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है तो मेहनत हम करेंगे क्यों भाई, बताओ। अगर डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है तो हम क्यों मेहनत करेंगे बिना मतलब के? सब तो अपना तैयार है भाई साहब, सिर्फ हमको लिख लेना है बस अपनी कॉपी में। याद आया? ओके यार, याद आया तो एक बार दबा के लाइक ठोको जरा सा, है ना, और जरा शेयर वेयर मचाओ तो काम आए थोड़ा सा। तुम लोग बड़े उदासीन क्यों हो जाते हो? क्या सबका तैयार है? क्या सब पढ़ लिख के बैठे हो क्या तुम नालायको हैं? बोलो। वॉइस धीमी है,
हेलो। नहीं यार, आवाज तो मुझे तो लग रहा है ठीक है आवाज। क्यों भाई, और किसी को भी दिक्कत है? हाँ ठीक ठीक ठीक। क्या बाकी लोगों को आवाज की कोई प्रॉब्लम है कि सबको सही लग रही है आवाज मेरी? ठीक है आवाज, सही है। ओके ओके, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर किसी द्विध्रुव को घुमाया जाए, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, है ना। तो यहां अगर किसी चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाया जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा एम बी साइन थीटा। मतलब एकदम सेम टू सेम सारे फॉर्मूले हैं। बताओ, कोई फॉर्मूला अगर वहां से अलग हो तो बेटा राजस्थान, बिहार, यूपी, जो भी बोर्ड है, ठीक है, जो भी बोर्ड है वो सबके लिए सेम है। ठीक, और अगर द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य की बात करें तो पीई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा था और स्थितिज ऊर्जा थी माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, सेम फोटोकॉपी करो तो यहां घुमाने में किया गया कार्य हो जाएगा एम बी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा और स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी माइनस एम बी कॉस थीटा, है ना। ये सारे फॉर्मूले आपके खत्म हो गए। इस चैप्टर में अगर कोई न्यूमेरिकल बनेगा तो देख लो इसी फॉर्मूले बनेगा, और कोई फॉर्मूला है नहीं तो कहां से बने न्यूमेरिकल, है ना। इन्हीं फॉर्मूले बनेगा। और इन सारे फॉर्मूले में ईमानदारी से बताओ, तुम लोगों ने न्यूमेरिकल पहले से लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखे हैं? बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में। क्या इन सारे फॉर्मूलों पे आप लोगों ने न्यूमेरिकल लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखे हैं? बताओ। अल्टरनेटिंग कम समझ में आया है? अरे अल्टरनेटिंग तो ऐसी की तैसी कर, तुम दिक्कत का लेते हो, टेंशन का लेते हो? अल्टरनेटिंग तो ऐसे निपटाएंगे हम लोग, ठीक, क्यों चिंता करते हो? लगाए हैं ना, इन सारे फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल लगा चुके हैं। बस क्वेश्चन में लिखेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना है कि जगह पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, बस बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप इस पे सारे न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई टेक्निकल न्यूमेरिकल है ही नहीं पूरे चैप्टर में, है ना। सीधा फॉर्मूला बेस्ड, सीधे सीधे न्यूमेरिकल, एकदम सीधे न्यूमेरिकल है। ठीक, आगे चलें। चलिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, है ना। क्या टॉपिक है आपका? चुंबकत्व में गॉस की प्रमेय। थोड़ा सा चेंज है बस, चुंबकत्व में गॉस की प्रमेय। लेकिन मैं तुम्हें इसको पढ़ाने से पहले तुम्ही से पूछूंगा, तुम खुद ही बता दोगे कि हाँ यार बात तो यही है। अच्छा, वैद्युत जो चैप्टर पढ़ा था वहां गॉस की प्रमेय पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई हमारे पास बंद पृष्ठ है, अगर मैं उसके अंदर कोई आवेश रख देता हूं तो इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, जो बल रेखाएं इससे निकल रही हैं, है ना, और अगर ऋणावेश प्रवेश कर रही होंगी, ठीक है, वो जो फ्लक्स होगा, फाई का फॉर्मूला था क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और फिर मैंने क्वेश्चन भी करवाया था कि अगर बंद पृष्ठ के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए, एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए, तो बताओ इससे नेट फ्लक्स क्या होगा। तो आपको सर वैद्युत द्विध्रुव रखने का मतलब हो गया कि अगर बल रेखाएं इससे निकलेंगी धनावेश से, तो घूम करके फिर से ऋणावेश में वापस चली आएंगी, है ना। यानी जितना फ्लक्स इससे बाहर निकलेगा उतना ही फ्लक्स घूम के प्रवेश कर जाएगा, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन करा था हम लोगों ने, वही तो चुंबकत्व में गॉस के प्रमेय है। गॉस ने क्या कहा चुंबकत्व में? गॉस ने कहा कि अगर बंद पृष्ठ के अंदर तुम कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखते हो, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, गॉस ने क्या कहा? गॉस ने कहा कि अगर बंद पृष्ठ के अंदर तुम कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखते हो तो इससे जाने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये तो हमको भी पता है ना। तो गॉस की प्रमेय चुंबकत्व में क्या है? गॉस की प्रमेय है कि सर बंद पृष्ठ, है ना, किसी बंद पृष्ठ से घिरे किसी चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण
बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बताओ जल्दी से। ठीक, ये बात तो तुमको पहले से पता है ना कि अगर पृष्ठ के अंदर कोई द्विध्रुव रख देते हैं तो फ्लक्स शून्य हो जाता है। अब चाहे वैद्युत फ्लक्स हो चाहे चुंबकीय फ्लक्स हो, अंतर थोड़े आ जाएगा दोनों में। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ, और दिक्कत नहीं है जरा ना तो दबा के अंगूठा लगाओ, फिर आगे चलते हैं। बताओ जल्दी से। समझ गए? यही चुंबकत्व में गॉस की प्रमेय है भाई, कुछ अलग नहीं है। ठीक, कुछ भी अलग नहीं है बेटा। कोई भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में एनसीईआरटी का सिलेबस है, हर बोर्ड में है ना। कुछ बोर्ड में थोड़ी चीजें प्लस में, जैसे बिहार बोर्ड में है, वहां कुछ चीजें एनसीईआरटी ने काट दिया और उन्होंने पढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ज्यादा पढ़ाएंगे, है ना। लेकिन उनका पेपर जो आता है वो बाकी बोर्ड की तुलना में बहुत हल्का आता है बिहार वालों का। बिहार वालों, अंडर एस्टिमेट तुमको नहीं कर रहा हूं, बुरा मत मानना मेरी बात का, ठीक है। लेकिन तुम्हारा पेपर बहुत ईजी आता है बाकी बोर्ड की तुलना में। भले बहुत ज्यादा सिलेबस लो रखे हुए तब भी कोई मतलब नहीं है। ठीक, चल आगे चले फिर नेक्स्ट। अब देखिए, अब हम लोग चुंबकीय पदार्थ पढ़ने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का मेन कंटेंट है। क्या? चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, लेकिन चुंबकीय पदार्थों की अच्छी से स्टडी करने के लिए, चुंबकीय पदार्थों को अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी होगी, कुछ डेफिनेशंस हमें जाननी होगी। ठीक है, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं? नंबर 1, पहले नंबर पे चुंबकीय तीव्रता। ठीक है, दूसरे नंबर पे चुंबकन तीव्रता। ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र तो आप लोग जानते ही हो, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीनों एक ही चीजें होती हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता आप समझते ही हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आप सोच रहे हो सर सारी हेडिंग एक साथ क्यों डाल दी है आप? ठीक है, चुंबकशीलता, क्योंकि मैं इनको अलग अलग पढ़ा ही नहीं सकता। इनकी डेफिनेशन भले तुमको बता दूंगा, ये B/H होता है, ये M/B होता है, बता दूंगा मैं, लेकिन आपको ना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको समझ में तभी आएगा जब हम सारी डेफिनेशंस को एक साथ एक बार में डिस्कस करेंगे, तब आपको हाँ सर ये तो बड़ा इजी था सर। ठीक है, तो सारी डेफिनेशंस को एक साथ ही डिस्कस करेंगे हम लोग, बाद में मैं अलग अलग लिख दूंगा, वो बात अलग है। ठीक है, इसके बाद है आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता, ये डेफिनेशन आती है एक एक नंबर में, ये डेफिनेशन एक एक नंबर में आती है। और छठे नंबर पे आपका है ठीक है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इसको हम लोग सबसे अलग बाद में पढ़ लेते हैं, पहले एक एक करके सारी चीजों को पढ़ते हैं। ठीक, पहले एक एक करके हम सारी चीजों को पढ़ते हैं। ये है क्या बवाल? अब जैसे मान लो कि आपके पास एक कोई टुकड़ा है किसी पदार्थ का, प्लास्टिक का है, लोहे का है, तांबे का है, ठीक है, कोई भी पदार्थ का टुकड़ा आपके पास एक है। ठीक, आप उसको ले आकर के एक चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हो, एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, आपने यहां पे रख दिया। ठीक, इस टुकड़े को आप खुद को समझो कि मैं वो टुकड़ा हूं। ठीक है, आपको एक बार कोई टीचर पढ़ाता है तो क्या टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो 100% आपके दिमाग में घुस जाता है? टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, आप कितने भी अच्छे कंसंट्रेशन से पढ़ लो, लेकिन पढ़ाया हुआ कभी भी 100% आपके दिमाग में नहीं घुस सकता। वो 99.9% हो सकता है, आप समझ जाओ, लेकिन ये आंकड़ा कभी भी 100% नहीं हो सकता, है ना। तो जब भी हम चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ ले आकर के रखते हैं
ठीक है। तो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो लगा हुआ है, क्या वो पूरा का पूरा चुंबक के अंदर घुस जाएगा? नहीं, कभी भी 100% चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के अंदर नहीं घुसेगा। तो चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र घुसा है, जो भी बाहर ढेर सारी बल रेखाएं हैं, लेकिन इनमें सब बल रेखाएं चुंबक के अंदर नहीं घुस पाती हैं, है ना। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान एग्जैक्टली उतना नहीं होता जितना बाहर होता है, ठीक, कुछ ही घुस पाती है। तो अब समझने के लिए आप क्या समझो अभी कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र टोटल होगा, टोटल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, उसमें दो घटक होंगे। एक चुंबकीय क्षेत्र जो बाहर वाला इसके अंदर घुस गया है ना, एक बाहर वाला जो चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर घुस गया, एक्सटर्नल चुंबकीय क्षेत्र, बाहर वाला। इस तरह तुमको इसकी डेफिनेशन कहीं मिल जाए किसी किताब में, किसी टीचर से मुझे बताना, ठीक है। सिर्फ रटोगे इसकी परिभाषाएं, बस कभी समझ नहीं पाओगे, इसलिए मन लगा ध्यान सुनो इधर। तो एक बाहर वाला चुंबकीय क्षेत्र अंदर घुस गया है जो ये है, ठीक। लेकिन जब मैं आपको पढ़ाता हूं यहां पे, तो मेरी क्लास खत्म होने के बाद बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो सेल्फ स्टडी करते होंगे, एक बार खुद भी किताब खोलते होंगे, एक बार खुद भी पढ़ के देखते होंगे चैप्टर में क्या क्या है, या सर ने जो पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज कर लेते, ठीक है। यानी कि आप खुद चुंबकित हो रहे हो मेरे पढ़ाने के बाद। अगर कोई टीचर ही ना हो पढ़ाने के लिए, कोई किताब ही ना पढ़ने के लिए, तो क्या बच्चा अपने आप कोई चीज जान सकता है? नहीं जान सकता है। मतलब बाहर से कुछ तो चाहिए, चाहे वो कोई किताब हो चाहे कोई टीचर, है ना। वो टीचर ने, किताब ने आपको कुछ दिया, ठीक, तो मैंने आपको कुछ दिया, वो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र आपके अंदर घुस गया, ठीक है। फिर आप खुद उतना घुसा आपके अंदर, तो आप कह मुझे काफी अच्छे से आ रहा है, और एक बार किताब पढ़ डालता हूं, देखता हूं कहीं कुछ सर ने छोड़ा तो नहीं है, या कुछ सवाल सर ने कराए हैं 10 में से 5 सवाल, चलो 5 सवाल जो बचे मैं खुद लगा डालता हूं, है ना। तो कुछ आप करोगे, ठीक है, तो कुछ आपका अपना चुंबकीय क्षेत्र आपके अंदर आएगा, ठीक। यानी कि जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र आपके अंदर है वो अपना खुद का और बाहर वाला, ठीक है। यानी कि बी इंटरनल, ठीक है। दो तरह का चुंबकीय क्षेत्र आपके अंदर आएगा, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, ठीक है। बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र को हम बोलते हैं म्यू नॉट एच। एच क्या है? एच आपकी है चुंबकीय तीव्रता। एच क्या है? चुंबकीय तीव्रता। जब इसमें म्यू नॉट से गुणा कर देते हैं तो समीकरण संतुलित हो जाता है, क्योंकि इधर उधर हमें इक्वेशन के साथ साथ विमाओं को भी बैलेंस करना है ना। तो ये ऐसे समझ लो कि जो बी होता है वो प्रोपोर्शनल टू एच होता है, ठीक। तो एक विमा को संतुलित करने के लिए कांस्टेंट आता है जिसको हम म्यू नॉट बोलते हैं। तो ये अंदर वाला हो गया, और साथ ही साथ इसको अंदर खुद जो चुंबकित हुआ है अपने खुद के चुंबकित होने के कारण, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र भी इसके अंदर आएगा जिसको हम बोलते हैं म्यू नॉट क्या एम, ठीक है। कुछ किताबों में एक्चुअली मैं इसलिए रुक गया, कुछ किताबों में एम लिखा है, कुछ किताबों में आई लिखा है, मैं सोचा एम लिखूं या आई लिखूं, ठीक है। तो या तो इसको एम बोलते हैं या इसको कुछ किताबों में आई लिखते हैं। इसको बोलते हैं चुंबकन तीव्रता। खुद कितना चुंबकित हुआ है वो चुंबकन तीव्रता है ना। और बाहर से कितना चुंबकीय क्षेत्र अंदर घुसा है वो चुंबकीय तीव्रता है। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्यों भाई, क्या मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बताइए। कोई कितना चुंबकित है उसमें दो रोल है, बाहर से कितना उसके अंदर गया, मैंने समझाया उससे तुमने कितना समझा, फिर तुमने घर पे सेल्फ स्टडी की उससे तुमने कितना समझा, और दोनों को मिला लोगे तब पूरी थ्योरी तुम्हारे दिमाग में कितनी समझ में आई वो निकल करके आएगी। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड, ठीक। तो यहां से एक फॉर्मूला बनकर तैयार होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट H प्लस एम। ये एक फॉर्मूला है, आपसे पूछ सकता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार B, M और H के बीच रिलेशन पूछा हुआ है, ठीक है। और दोनों को मिला के जो टोटल चुंबकीय तीव्रता है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं या चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोलते हैं, तीनों इसी का नाम है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह लो, चाहे चुंबकीय प्रेरण कह लो, चाहे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कह लो, ये तीनों इसी का नाम है। तो ये B आ गया आपका तीसरी वाली डेफिनेशन, ठीक है। और यहां पर जो म्यू नॉट है वो है आप चुंबकशीलता जो कि निर्वात की, इसको म्यू से लिखते हैं। बोलो क्या इतनी बातें सबको क्लियर हैं? बताओ
अभी लगभग 35% सिलेबस हो चुका है बेटा। जब इंसान ठान लेता है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है तुमने ठाना कितना है। तो आज ठान लो, आज से लग जाओ। अभी तुम्हारे पास है 1.5 महीने, 2 महीने है वैसे तो, जमकर मेहनत कर लो, ठीक है। रिजल्ट इज ऑल योर्स, ठीक। आपके ऊपर है आप कितना कर रहे हो, ठीक है। तीसरी कोई चीज नहीं है, नथिंग। क्योंकि हम तो आपके पास 100% सारी सुविधाएं आपको दे करके रखे हैं हम, ठीक है। तो B इक्वल हो गया म्यू नॉट ब्रैकेट में H+I, ठीक। यहां तक सबको आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अगर इतना क्लियर, जल्दी सब लोग अंगूठा लगाओ तब मैं आगे चलता हूं। बताओ भाई, चलें आगे। शाबाश, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीज समझ गए आप लोग, ठीक। अब आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है, इसको म्यू आर से लिखते हैं, आगे डिस्कस करेंगे इसको। और मैं इसको रुक गया था, चलो बता ही देता हूं। इसको हम चुंबकीय प्रवृत्ति, एक टॉपिक हमको पढ़ना है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं काई एम से। अब कुछ लोग कहते हैं सर कहीं चाई लिखा है कहीं काई लिखा है, ठीक। अब प्रॉब्लम पता है क्या, ये हमारी वर्णमाला का तो है नहीं, डांस करता हुआ एक्स, तो बुक में ये लिख देता है CHI। तब CHI को कुछ लोग चाई पढ़ लेते हैं, कुछ लोग काई पढ़ लेते हैं। वैसे मेरा लॉजिक ये कहता है कि अगर कभी भी शुरुआत हो, ठीक है, तो CHI में अक्सर सी को का वर्ड से ही पढ़ा जाता है, कभी कभी चा वर्ड से पढ़ देते हैं, तो बड़ा अंग्रेजी बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो इसमें बहस ही नहीं करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, कि चाई होगा काई होगा। तो जहां चाई जो बोल दे चाई सुन लो, जो काई बोल दे काई सुन लो, ठीक है। अब मैं सबकी परिभाषा आपको, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, अब मैं आपको सबकी परिभाषा बताता हूं, ठीक है। पहला, चुंबकीय तीव्रता की परिभाषा। तो चुंबकीय तीव्रता क्या है, सॉरी चुंबकन तीव्रता क्या है, चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता। अब आपको परिभाषा आसानी से याद आ जाएगी। अच्छा, कोई भी पदार्थ चुंबकित हुआ तो क्यों हुआ, पता है तुमको? कोई पदार्थ अगर चुंबक है तो उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए? सर अगर कोई पदार्थ चुंबक है तो उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण होना चाहिए। अगर चुंबकीय आघूर्ण नहीं है तो वो चुंबक नहीं है ना। क्योंकि चाहे तीव्रता निकालें, चाहे बलाघूर्ण निकालें, कुछ भी निकालें, फॉर्मूले में एम जरूर आता है। ये एम ही तो उसकी खासियत है चुंबक की, है ना। तो चुंबक की खासियत उसका चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण अगर है तो वो चुंबक है। तो अगर कोई पदार्थ चुंबकित हुआ है मतलब वो चुंबकीय आघूर्ण उसके अंदर उत्पन्न हो गया होगा, है ना। तो अगर हम एकांक आयतन का चुंबकीय आघूर्ण की बात करें, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न क्यों? क्योंकि अपने आप थोड़े हुआ, उत्पन्न हुआ है वो, उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्या? प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या हो गया, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, ठीक। तो इसका मात्रक था एम्पियर मीटर स्क्वायर बटे मीटर क्यूब, तो आ जाएगा एम्पियर प्रति मीटर, ये इसका मात्रक बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर है? क्यों भाई, सही है? चुंबकन तीव्रता समझ में आई कि कोई पदार्थ चुंबक अगर है तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण होगा, तो उसके एकांक आयतन में कितना चुंबकीय आघूर्ण है, बस वही उसकी चुंबकन तीव्रता है। आसान है, समझ में आ गया होगा, ठीक। क्लियर? नेक्स्ट, चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता किससे लिखते हैं हम लोग? H से लिखते हैं, है ना। चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, ठीक। चुंबकीय तीव्रता क्या होती है? तो किसी पदार्थ ठीक है कि चुंबकीय तीव्रता किसे H से लिखते हैं, ठीक है। और H इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं?
H को निम्न प्रकार, इसकी परिभाषा फॉर्मूले से दी जाती है। आप कोई भी बुक देखोगे परिभाषित करते हैं, परिभाषित करते हैं। इसको समझने के लिए हम समझ गए कि क्या होता है, ठीक है। तो B अपॉन म्यू नॉट माइनस M, ये फॉर्मूला कहां से आया सर? अभी तो पढ़ा था B इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में H प्लस M, तो मैंने वहीं से पक्षांतर कर दिया सबको, H की वैल्यू आ गई। तो इसको ऐसे ही परिभाषित करते हैं, H की यही डेफिनेशन है, ठीक है। समझने के लिए मैंने आपको बता दिया H है क्या, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के कारण पदार्थ के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र घुसा है, वो H है। बाहर चुंबकीय क्षेत्र लगाया हमने, पदार्थ के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र घुसा, वो H है। बात समझ में आई? इसकी डेफिनेशन आपकी हो गई यहां पे। अब क्योंकि दोनों जोड़ा गया है, तो जो इस फॉर्मूले में दोनों को जोड़ा गया था, जो मात्रक इसका होगा वही मात्रक इसका भी क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता, पहले बताओ क्या इतनी बातें सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, फिर मैं आगे चलूं। ऐसा तो नहीं कि भाई यहीं तुम लोगों को डाउट, तुम लोग अटके हुए हो। बताओ भाई, इतनी बातें सबको समझ में आ गई? जल्दी अंगूठा लगाओ। नो डाउट? ठीक ठीक ठीक। चुंबकशीलता क्या होती है, अगर आप समझने के लिए फील लो कि ये क्या चीज होती है, केवल समझने के लिए, ठीक है। डेफिनेशन अलग चीज होती है और उसको समझना अलग चीज होती है। आपको हो सकता है परिभाषा तो याद हो, लेकिन आप उसको समझ ना पाओ कि चीज क्या है, ठीक है। अब जैसे मैंने अलग अलग बच्चे मेरी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं सबको पढ़ा रहा हूं। एक टीचर जब क्लास में 50 बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, तो क्या 50 को बराबर पढ़ाता है? यस और नो? कि क्या इस वाले बच्चे को ज्यादा पढ़ाता है, इस वाले बच्चे को कम पढ़ाता है, ऐसा है क्या? बताओ। अगर क्लास में 50 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो क्या 50 बच्चों को एक टीचर बराबर से पढ़ाता है, या किसी को कम किसी को ज्यादा पढ़ाता है? क्या लगता है तुम लोगों को? सबको बराबर से पढ़ाता है एक टीचर। क्यों भाई? सभी को इक्वल पढ़ाता है। उस तुम्हारी और तुम आगे बढ़ो पीछे बढ़ो, ठीक है, लेकिन वो सबको इक्वल पढ़ाता है, ठीक। ऐसा नहीं कि एक डेफिनेशन एक के कान में बोलता है दूसरे कान में नहीं बोलता, ऐसा नहीं होता है। जितने बच्चे लाइव पढ़ रहे हो मैं सबको इक्वल पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या पूरी क्लास खत्म होने के बाद सबको इक्वल समझ में आएगा? पूरी क्लास खत्म होने के बाद क्या सबको इक्वल समझ में आएगा मैंने जितना पढ़ाया अभी? क्या लगता है तुम लोगों को? नहीं, थोड़ा बहुत ही कम ज्यादा आएगा। उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। हो सकता है उसने पिछला चैप्टर ना पढ़ा हो सकता है उसने चैप्टर 1 में ना पढ़ा हो कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यहां चुंबकीय द्विध्रुव समझने में दिक्कत हो रही हो सकता है पढ़ते समय, आजकल स्प्लिट स्क्रीन आता है ना, तो आधे स्क्रीन पे क्लास चल रही हो, आधे स्क्रीन पे व्हाट्सएप चल रहा हो, है ना। हो सकता है कहीं भीड़ भाड़ में बच्चा पढ़ रहा हो, नहीं है उसके पास घर पहुंचने का समय, लेकिन क्लास चल रही तो वहीं से अटेंड करना स्टार्ट कर दिया हो सकता है बहुत से बच्चे होते हैं, अक्सर कितने बच्चों को मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, जो कोई सब्जी की दुकान पे बैठता है, कोई चाय की दुकान पे काम करता है। ऑनलाइन स्टडी जब से आ गई तब से कहां तक हम लोग पहुंच गए हैं कि हम लोग को भी नहीं कभी कभी बिलीव होता है। तो अब वो काम कर रहा है और काम के दौरान वहां पे उसकी क्लास चल रही है, बीच में ग्राहक है कि भाई 1 किलो आलू तौल देना, उधर आलू तौल के फिर क्लास तो उतनी चीज मिस कर गई उसका। बहुत से रीजन होते हैं, ठीक है, लेकिन इन सभी रीजंस के बीच में हो सकता है किसी को कुछ कम समझ में आए, किसी को कुछ ज्यादा समझ में आए। वैसे ही अगर मैं अलग अलग पदार्थों को एक ही चुंबकीय क्षेत्र में रखूंगा, तो किसी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा घुसेगा, किसी के अंदर कम घुसेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अंदर घुसा है ना, टोटल चुंबकीय क्षेत्र में से कितना परसेंट उसके अंदर घुसा है, और इसमें 100 से गुणा कर दूं मैं तो परसेंटेज आ जाएगा ना कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड है कितना घुसा है उसके अंदर, 10%, 20%, 25%। समझने के लिए परसेंट में ज्यादा समझ में आता है हमको, ठीक है। तो कितना चुंबकीय उसके अंदर घुसा है बटे में टोटल क्या है, ठीक है, कितने परसेंट चुंबकीय घुसा है उसके अंदर, ठीक। इसी बात को जो प्रदर्शित करता है, पदार्थ के इस गुण को जो प्रदर्शित करता है कि उसके अंदर कितना बाहरी चुंबकीय घुस सकता है,
उस गुण को बोलते हैं हम म्यू, है ना। और इसका कोई मात्रक होगा नहीं, आपके हिसाब से होगा? जरा इसका कमेंट जरा मात्रक बताना, तो मेरे मुंह से गलत निकल गया, ठीक है, लेकिन मात्रक तो इसका होगा, ठीक है। क्या होगा कैलकुलेट करके, अरे आसान, इसका पीछे लिखा है, इसका तुमको पता है, तुरंत बता सकते हो, लेकिन चलो मैं छोड़ता हूं तुम्हारे ऊपर, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। बताओ भाई, क्या इतनी बातें सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्या ये समझ में आ गया है? समझ में आ गया ये? चुंबकशीलता कोई पूछे क्या है तो उसको बता देना कि कोई पदार्थ के अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र घुसता है बाहर वाला, उसी का जो फ्रैक्शन है उसको बोलते हैं चुंबकशीलता, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन बनानी है आपको, तो आप कह दोगे कि किसी पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं, है ना। और अगर यही निर्वात के लिए हो जाए, यही डेफिनेशन अगर निर्वात के लिए हो जाए, निर्वात के लिए, है ना, तो निर्वात के लिए इसी को हम लोग म्यू नॉट कह देंगे। जैसे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट है, वैसे म्यू और म्यू नॉट है, ठीक। आई होप सब लोग समझ गए होंगे इसको। हम लोग एम समझ गए, हम लोग एच समझ गए, हम लोग म्यू नॉट समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या था चौथे नंबर पे? आपेक्षिक चुंबकशीलता। जब भी आपेक्षिक आ जाए, जैसे आपेक्षिक विद्युतशीलता थी, याद करो और मुझे बताओ, आपेक्षिक विद्युतशीलता अगर तुमको याद है तो उससे तुलना करके कमेंट बॉक्स में इसका सूत्र लिखो मेरे लिखने से पहले, ठीक है। आपेक्षिक चुंबकशीलता, मैं सच कहूं तो आज मुझे पढ़ाने में ना बहुत मजा आ रहा है, बहुत लग रहा है, बहुत सुकून से हम लोग बहुत प्यार से पढ़ रहे हैं, और आज जिसने पहली बार चुंबक पढ़ा होगा उसको भी सब समझ में आ रहा होगा, ऐसा मुझे फील आ रहा है। बाकी पता नहीं मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ कितना नहीं, ये तो आप ही लोग तय कर सकते हैं कि आप कितना समझ में आए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बेहतरीन आज कंटेंट जा रहा है। बताओ, हाँ, एम्पियर टेस्ला प्रति मीटर, ठीक, राजपूत अरसलान जी, बिल्कुल सही, ठीक है। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है? हो गया पन्ना पलटना शुरू कॉपी में, बहुत नालायक हो तुम सब, ठीक। अरे आपेक्षिक मतलब क्या? म्यू बटे म्यू नॉट, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को हम लोग आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। बहुत इजी है ना। मैं कैसे इतना याद कर लेता हूं बेटा? मुझे याद कुछ नहीं रहता हूं, तुम्हें सही बताता हूं, है ना। मुझे नहीं याद रहता है, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट्स, ठीक। मुझे कुछ नहीं याद होता रहता है, बहुत से फॉर्मूले हैं जो मुझे नहीं याद है, ठीक। जब मैं डेरिवेशन करता हूं तो निकल के आया था, अच्छा ये इसका फॉर्मूला आता है। बात समझ में आ रही है? अभी मैं लास्ट में न्यूमेरिकल करवा रहा था, इसके अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बी का फॉर्मूला लिखा था मैंने यहाँ पे, यहाँ शायद था क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, शायद मैंने आज सही लिखा हो। और मिसप्रिंट मैं जब फॉर्मूला लिख के ले आया था, मैंने शीट पे फॉर्मूला लिखा हुआ था, तो वो मिसप्रिंट था, यहाँ पे ए स्क्वायर पे ये स्क्वायर नहीं लगा था। किसी बच्चे ने कमेंट भी किया कि सर वहां स्क्वायर होता है, आपने गलत सॉल्व कर दिया है ना। मेरे को ये फॉर्मूला याद हो तब तो पता हो कि यहाँ स्क्वायर सही है गलत है, मुझे याद ही नहीं था, ठीक। डेरिवेशन करता हूं तो अपने आप निकल के आ जाता है, अच्छा फॉर्मूला ये होगा। लेकिन कोई क्या, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले छोटे मोटे याद रहते ही हैं, तो ऐसे में बहुत सी चीजें मेरे को नहीं याद रहती हैं, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं याद करने की, मुझे किसी परीक्षा में नहीं बैठना है, आपको बैठना है ना। तो आप जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे याद हो जाता है, ठीक है। अभी मुझे पढ़ाना है इस चीज को, मैं पढ़ाने से पहले एक बार सारे पन्ने पलट के आ जाता हूं, ईमानदारी से। मैं विद्वान नहीं बनता, मैं बहुत विद्वान टीचर हूं, ठीक है। 80% चीजें याद रहती हैं, 20% चीजें मैं भी भूल जाता हूं। तो मैं एक बार क्या करता हूं, क्लास के 15 मिनट पहले मैं पन्ने पलटता हूं ऐसे, हाँ ठीक है ये पढ़ाना मेरे को आज, ठीक है। और हर अच्छा टीचर ये करता है, क्योंकि जो नहीं करता है वो जा करके फिर इतना गलत पढ़ाता है। और मेरे को बात समझ में नहीं आती कि आज इस यूट्यूब पर जब सबका लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तब भी लोग गलती करने से हिचकिचाते क्यों नहीं है?
मतलब इतना गलत पढ़ाते रहते हैं, इतना गलत पढ़ा जाते हैं। इसमें गलती उनकी सिर्फ इतनी होती है, या तो ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मुझे सब आता है, ठीक है, और या तो उनको ये लगता है कि जो पढ़ रहा है उसको कौन सा आता है, जो पढ़ा रहा हूँ बढ़िया है, हंसी मजाक कर रहा हूँ, लड़के देख रहे हैं, यही तो चाहिए, यूट्यूब पे पैसा आ ही रहा है ना। कौन सा चिंतन इतना एक बच्चा सही है गलत है। बेटा एनसीईआरटी में बहुत टू द पॉइंट चीजें लिखी हुई है, ठीक है, और हम टीचरों का काम ही यही है कि हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। वरना चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति, ये 5 इतने मिलते जुलते शब्द हैं कि लड़के इसी में साल भर परेशान रहते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह से पढ़ाया, मुझे उम्मीद है किसी को कंफ्यूजन इसमें से एक भी वर्ड में नहीं होगा, है ना, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आई डोंट नो। ठीक, तो अपेक्षित इसका कोई मात्रक नहीं, क्योंकि सेम राशियों का अनुपात, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। इसके बाद बारी आती है चुंबकीय प्रवृत्ति की, ठीक है। लेकिन चुंबकीय प्रवृत्ति पे चलने से पहले आप लोग बताइए कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, क्या इसमें से किसी डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई मतलब ऐसा तो नहीं सर सब इतना आपने 4-5 डेफिनेशन पढ़ा दी, सब मिलजुल गया सर, ठीक से समझ में नहीं आया, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है कि हौच पौच हो गया, सब एक ही जैसे नाम थे, है ना, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति, सब एक जैसे हैं, ठीक, तो हौच पौच तो नहीं हुआ। आज आसमान से क्लास लग रही है? नहीं, आसमान से तो नहीं लग रही है, यही धरती लोक से ही लग रही है। नहीं सही है, सब बढ़िया है, चलो शाबाश। आज कमेंट बॉक्स में जोश कम दिख रहा है, आज मैं आसान शांति से पढ़ा रहा हूं, चुपचाप पढ़ा रहा हूं, इसलिए क्या मैं भी जोश में आ जाऊं फिर तो यो। सर अगर नहीं पता हो तो यूनिट बोल सकते हैं ना? नहीं पता हो तो मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। मजा आ रहा है, चलिए बढ़िया, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? ठीक, चुंबकीय प्रवृत्ति कुछ नहीं है। चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब किसी की चुंबक बनने की प्रवृत्ति। देखो दो चीजें होती हैं। अब यहां थोड़ा सा चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब फिर से मेरे एग्जांपल समझिए, आप तुरंत समझ जाएंगे सब कुछ। जैसे मैंने समझाया, आपको कितना समझ में आया, ये आपके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत आपने पहले कितना पढ़ा उस पर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत आपने अपने दिमाग को कितना घिस घिस कर शार्प किया है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मेरे यहां से घर जाने के बाद सेल्फ स्टडी कौन कौन करता है, ये उसकी अपनी खुद की प्रवृत्ति है ना। कोई कहेगा नहीं सर ने इतना पढ़ा दिया, मेरे दिमाग में मोटी मोटा सब कुछ है, ठीक है, क्या जरूरत पढ़ने की है। कोई यहां जाकर के सेल्फ स्टडी पूरे चैप्टर की करेगा, कोई सेल्फ स्टडी ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे कर लेगा, कोई सेल्फ स्टडी अपनी शॉर्ट नोट से कर लेगा, कोई सेल्फ स्टडी इसी वीडियो को 2 घंटे बाद 2x पे चला के करेगा, कोई सेल्फ स्टडी मेरी जो 10 मिनट में पूरे चैप्टर खत्म करने वाली वीडियो उसमें से करेगा। तो हर कोई बच्चा अलग तरीके से सेल्फ स्टडी करेगा, है ना। आप कितनी सेल्फ स्टडी, कितने घंटे करते हो, कैसे करते हो, ये आपकी अपनी प्रवृत्ति पे डिपेंड करेगा कि आपकी प्रवृत्ति क्या है, ठीक है। तो वैसे ही चुंबक बनने की जो प्रवृत्ति होती है, ठीक, M/H, कि H के आने पे कितना M किसके अंदर उत्पन्न हुआ, बाहर से ज्ञान, मेरा वाला ज्ञान तुम्हारे अंदर आने के बाद तुमने अपना खुद अपना कितना ज्ञान बढ़ाया, ठीक है। H के आने पे M कितना उत्पन्न हुआ, इसको हम बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको बोलते हैं काई M से। डेफिनेशन में आप कह सकते हो चुंबकीय तीव्रता और चुंबकन तीव्रता के अनुपात को हम चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। ये भी मात्रक लेस होगा, है ना, ये भी मात्रक लेस होगा, आप समझ गए होंगे। सर आप आशीष यादव वाले चैनल पर रेगुलर वीडियो क्यों नहीं डालते? अरे यार उस चैनल पे ना काम करने के लिए इतना समय नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो काई एम इक्वल टू होता है M/H, ठीक, इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक। तो अब एक रिलेशन होता है काई M म्यू कॉमा म्यू आर तथा काई M में संबंध, इनमें से किसी एक में ही संबंध पूछता है,
ठीक है, कभी काई एम और म्यू में पूछ लेगा, कभी म्यू आर और काई एम में पूछ लेगा, तो जो भी उसके साथ देख लेंगे। हम लोग फॉर्मूला पढ़ा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ब्रैकेट में एच प्लस एम, पढ़ा हम लोगों ने, क्यों भाई, अभी पढ़ा हम लोगों ने। अच्छा, इस फॉर्मूले से अगर आप देखो तो यहां से मैं m इक्वल्स टू काई एम इंटू एच लिख सकता हूं क्या, फिर गुणा कर दिया, तो m इक्वल्स टू काई एम इंटू एच लिख सकता हूं क्या, हाँ लिख सकते हैं सर। तो m इक्वल्स टू यहां पे b इक्वल्स टू म्यू नॉट h प्लस काई m इंटू एच लिख सकता हूं क्या मैं, ठीक है। और यहां देखो h हो जाएगा कॉमन, h क्या हो जाएगा सर, h हो जाएगा कॉमन, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट h कॉमन ले लो, तो 1 प्लस काई m हो जाएगा। और मैं h से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा b अपॉन h बराबर म्यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस काई m, है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि सर b अपॉन h अभी तो पढ़ा हम लोगों ने, ज्यादा नहीं 2 स्लाइड पुरानी बात है ये, b अपॉन h, ठीक है। अरे यार मैं सूत्र उल्टा लिख दिया मैंने, देखा, मैंने कहा ना मुझे नहीं याद रहता है कभी कभी मैं भी उल्टा लिख देता हूं, ठीक। तो b अपॉन h को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यू बोलते हैं, तो म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम, ठीक। वहां b अपॉन h होता है, h अपॉन b नहीं होता, ठीक है। समटाइम्स मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। तो ये रिलेशन होता है म्यू काई एम और म्यू नॉट में, ठीक है। अगर मैं म्यू नॉट से डिवाइड कर दूं तो म्यू अपॉन में म्यू नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस काई एम, और म्यू अपॉन म्यू नॉट तो एक स्लाइड पुरानी बात है, ये तो म्यू आर होता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता, तो इसको हम कह सकते हैं म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई, ठीक है। हाँ लेट हो गए कोई बात नहीं, लेट हो गए तो लेट के पढ़ो आराम से। लाइव क्लास की टाइमिंग बेटा 5 बजे, ठीक है। डेली 1 शॉट में एक चैप्टर में निपटाते हैं। साफ साफ राइटिंग में लिखिए सर, आप साफ साफ राइटिंग में लिखिए बेटा, साफ, मेरे इससे साफ राइटिंग तो मैं नहीं लिख सकता हूं, मैं क्या ही करूं। आज ज्वाइन क्लास किया है, बहुत बढ़िया है, मैं पास हो सकती है, अरे भैया पास हो, टेंशन क्या लिए हो तुम लोग, ठीक है। हम यहां देख रहे हैं कि तुम लोगों को 90 प्लस ले आना है, और तुम लोग कह रहे हो पास हो सकते हैं। अरे पास होना तो सेकेंडरी ऑप्शन है तुम लोगों के लिए, तुम लोग दी ऑनलाइन कोचिंग पे पढ़ रहे हो यार, पास होने के बारे में सोचोगे बस, मुझे बेइज्जती फील होती है। अभी एग्जाम को 2 महीना है ना, और 2 महीने तो पहाड़ तोड़ डालेंगे हम लोग, क्या बात करते हो तुम लोग। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, नहीं सुना तुम लोगों ने। मेहनत करनी है बस, रिजल्ट की तो ऐसी तैसी कैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पे आपकी ये बेसिक डेफिनेशंस खत्म हो गई हैं। अब हम लोग को पढ़ना है चुंबकीय पदार्थ, बस आधे घंटे और चैप्टर आपका खत्म। चुंबकीय पदार्थ, ठीक, क्या होता है चुंबकीय पदार्थ, जरा इसके बारे में जान। वैसे तो हम लोग कह देते हैं, जब भी हम लोग को बचपन से पढ़ाया जाता है तो हम कह देते हैं, चुंबक की परिभाषा ऐसे देते हैं कि वे पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उनको हम चुंबक कहते हैं। लेकिन वास्तव में दुनिया का हर एक पदार्थ एक चुंबकीय पदार्थ है, हर एक पदार्थ। ये मेरी टी शर्ट भी एक चुंबकीय पदार्थ है, ये पेन भी एक चुंबकीय पदार्थ है, ये मेरी स्किन भी एक चुंबकीय पदार्थ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दुनिया में उपस्थित हर एक पदार्थ एक चुंबकीय पदार्थ है, बस उसकी कैटेगरी अलग अलग है, ठीक है। 3 प्रकार के चुंबकीय पदार्थ होते हैं। नंबर 1 प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक। नंबर 2 अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, और नंबर 3 जो है वो आपके यहां लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक।
तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, ये 3 प्रकार के चुंबकीय पदार्थों की कैटेगरी में हम लोग किसी भी पदार्थ को डिवाइड कर सकते है ना, 3 कैटेगरी। ठीक, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह। प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं? प्रति मतलब होता है प्रतिकर्षण, ऐसे याद कर लो, है ना, बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं तो मैं ट्रिक बता देता हूं। प्रति मतलब प्रतिकर्षण। ठीक, तो होता क्या है कि ऐसे पदार्थों को जिनको हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कह रहे हैं, पहली हेडिंग तो यही पड़ जाएगी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों को जब हम किसी प्रबल चुंबकीय ध्रुव के समीप लेकर के जाते हैं, जैसे हमने यहां कटोरी में एक कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ का द्रव भर दिया, मैंने कहा ना यहां पे सब लोहा, तांबा, कपड़ा, पानी, है ना, तेल, जो भी आसपास दिख रहा है वो सब चुंबकीय पदार्थ है। तो मान लो मैंने कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मैंने यहाँ पे द्रव भर दिया, इसके अंदर कटोरी में भरा हुआ था, तो क्या होगा कि ये इस चुंबकीय पदार्थ से प्रतिकर्षित होगा, है ना। तो होगा क्या कि ये कुछ इस तरह से द्रव ऐसे ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, ऐसे दोनों चुंबकीय ध्रुवों से दूर हटने लगेगा। ठीक है, इस तरह से ये प्रतिकर्षित होना शुरू हो जाएगा चुंबकीय ध्रुवों से। ठीक, और केवल एक ही चुंबकीय ध्रुव अगर मैं लगाता हूं, यहां पे मान लो केवल एक ही तरफ पोल लगाता हूं मैं, दूसरी तरफ मैं कोई चुंबकीय ध्रुव नहीं लगाता हूं, तो होगा क्या कि कटोरी में अगर मैं द्रव भरकर इसके पास लेकर के जाऊंगा, तो ये द्रव वैसे तो होना, तो तल ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे होगा नहीं। ये क्या होगा, ये द्रव इससे दूर भागेगा और सारा का सारा द्रव आकर के इस तरफ ऐसे कलेक्ट हो जाएगा, ऐसे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिकर्षित होकर के इससे दूर जाने का प्रयास करेगा वो। बहुत सिंपल है। तो कोई ऐसा पदार्थ जिसको आप चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हो, तो वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से। कैसे? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। नॉर्मल चुंबक से कुछ होगा ही नहीं, नॉर्मल चुंबक से पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र अगर आप लगाते हो तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र प्रतिकर्षित होता है। ठीक, क्यों प्रतिकर्षित होता है कोई पूछे तो, प्रतिकर्षण क्यों लगेगा भाई? अगर मेरे पास एक चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, तो इसके पास जब दूसरा नॉर्थ पोल आएगा तभी तो ये प्रतिकर्षित करेगा इसको। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कोई दूसरा आवेश कर सकता है, प्रतिकर्षित कोई दूसरा आवेश कर सकता है, आकर्षित तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आवेश को प्रतिकर्षित कोई दूसरा आवेश कर सकता है। वैसी चुंबक को प्रतिकर्षित कोई दूसरा चुंबक कर सकता है। यानी कि जब मैं इस पदार्थ को चुंबक के पास ले गया तो ये अपने आप चुंबक बन गया, और ये इस प्रकार चुंबक बना कि इसका जो चुंबकीय आघूर्ण आया वो उसका विरोध कर रहा था। मतलब इसमें जो चुंबकत्व उत्पन्न हुआ वो उसके विपरीत दिशा में चुंबकत्व उत्पन्न हुआ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके ठीक विपरीत चुंबकित हुआ। मतलब बेटा बाप से गद्दारी कर रहा है ना। क्यों? क्योंकि भैया इसी ने तो इसको चुंबक बनाया और ये उसी का विरोध कर रहा है, जा रहे हैं तुमसे दूर। पढ़ लिख लिख के जब बच्चे को बड़ा करता है बाप, ठीक है, तो फिर कहता है किया ही क्या तुमने आज तक मेरे लिए, जा रहा हूं मैं यहां से, शकल नहीं देखूंगा तुम लोगों की। ठीक है, कलयुग में ऐसा होता है, सब जगह नहीं लेकिन होता है। तो ये वही वाले नालायक औलाद है। ठीक है, ऐसे बेटे हैं जो बाप का ही विरोध करते हैं। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। क्या? ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। बोलो क्या इतनी बातें सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बताओ। ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबक। हाँ भैया, जो पुराने बच्चे हैं जो आकर के अटेंडेंस लगाते रहते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। ठीक है, आप लोग ऐसे आते रहा करिए, अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल जैसे तांबा, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, बिस्मथ, ठीक, ये सब जो होते हैं ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं।
ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, क्लियर है। इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर्ड, शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में कैलकुलेट किया होगा ना, क्यों भाई? चलिए मोहित भैया, बहुत शानदार। ठीक, इसमें युग्मित, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री में आप लोगों ने शायद 11-12 जिसमें भी आपने कैलकुलेट किया होगा, उसमें गुण बताने को आता है कि पदार्थ प्रतिचुंबकीय है, तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके चेक करते हैं कि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और इसके पीछे लॉजिक अभी मैं आपको समझा दूंगा कि ऐसा होता क्यों है। क्लियर है? हाँ भैया, सभी को नमस्ते, जय हिंद, स्वागतम। ठीक किया, गुड। आगे चले, तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गए। इसके बाद बारी है तुम्हारे अनुचुंबकीय पदार्थों की। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। अब ये अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? अनु मतलब होता है अनुदेश, या आप ऐसे याद कर लो कि प्रति मतलब प्रतिकर्षित हुआ था, तो अब दूसरा इसका उल्टा क्या होना चाहिए? आकर्षित ही होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकित तो होते हैं, है ना, लेकिन बहुत मामूली सा चुंबकित होते हैं। बहुत मामूली सा, तो बहुत थोड़ा सा, इतना नहीं कि एकदम खुद ही चुंबक बन जाए कि यार तुमको देख लूंगा मैं। बहुत हल्का से चुंबकित होते हैं, है ना, इतनी औकात इनकी होती नहीं है बात के आगे। ठीक, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? अब जान गए हो कि ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं, दिशा में चुंबकित होते हैं। अगर बहुत तगड़ा चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो जिधर चुंबकीय क्षेत्र है ये उसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं और प्रबल चुंबकीय ध्रुव पास ले आने पे इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये ऐसे नहीं भर रहते हैं, क्या होते हैं, ये इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इधर कटोरी से द्रव इधर खिसकने लगता है ना। मैंने बताया प्रत्येक पदार्थ कोई ना कोई पदार्थ होगा, ठीक है। तो कोई भी द्रव, आप चाहे जल को देख लो, चाहे तेल को देख लो, चाहे पेट्रोल भी तेल ही, ये सब दूध को देख लो, ये सब में चुंबकीय गुण सब में है ना। तो ये क्या होता है कि चुंबकीय ध्रुवों के पास ले आने पर बहुत ही क्षीण, है ना, चुंबकित तो होते हैं, क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, बहुत हल्का सा, है ना, बहुत हल्का सा चुंबकित होते हैं, इतना कि लगभग समझ भी नहीं आता नॉर्मली कि चुंबकित हो चुके हैं, है ना। और बहुत क्षीण, ये आकर्षित तो होते हैं लेकिन क्षीण आकर्षण बल होता है, मतलब बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, बहुत ही क्षीण आकर्षण बल लगता है, इतना कम कि पता भी नहीं चलता कि आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, पानी को चुंबक के पास ले जाओगे तो वो अपना चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, लेकिन इतना कम प्रदर्शित करेगा कि हो सकता है कि आपको समझ में भी ना आए कि आकर्षित हुआ कि नहीं आकर्षित हुआ। बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एग्जाम्पल की बात करें अगर हम लोग, तो जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक, तो मैंने बताया जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें युग्मित होंगे वो प्रतिचुंबकी, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका अनुचुंबकी। ठीक है, तो जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी आप क्या हो जाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। ठीक, बोलिए भाई, समझ में आया नहीं समझ में आया? कैल्शियम के बाद ऑक्सीजन भी है, ठीक, O2, ठोस है, गैस भी एक लिक्विड, ठीक, तो ये सभी आपके अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर सभी को? लगाओ अंगूठे, कौन ही यस बॉस करता रहता है कमेंट बॉक्स में। क्या नाम नालायक का? अभिषेक।
यस सर होता है नालायक। चलें आगे। क्यों भाई, अब हम समझ गए कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो आता है लौह चुंबकीय पदार्थ। कौन सा? लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ देखो भैया, अनुचुंबकीय के पिताजी जो है वही लौह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, मतलब अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर ये प्रबलता से, वो सब क्या है, बहुत थोड़ा थोड़ा, बहुत हल्का हल्का आकर्षित प्रतिकर्षित हो रहे थे, ये प्रबलता से चुंबकित हो जाते हैं। है ना, लेकिन किधर हो जाते हैं? प्रबलता से क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, मतलब जो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ था उसी के पिताजी कौन है? लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप कह सकते हो कि लोहा हो गया, ठीक है, और आपका निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया। ठीक, ये तीनों क्या है? ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। मतलब क्षेत्र की दिशा में चुंबक प्रबलता से चुंबकित होते हैं। मतलब चुंबक के अगर आप इसको समीप लेकर के जाते हो तो ये बहुत तीव्रता से आकर्षित होते हैं, बहुत तीव्रता से। जैसे लोहे के पास चुंबक ले जाओ तो चिपक ही जाता है ना उसमें, बस वही है लौह चुंबकीय पदार्थ, है ना। तीव्रता से आकर्षित होते हैं। कैसे आकर्षित होते हैं? तीव्रता से आकर्षित होते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, एकदम कायदे से आकर्षित होते हैं। ये इनको बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। तो हम लोगों ने सभी पदार्थों को जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि नालायक ऐसे होते क्यों हैं। ठीक है, मतलब कोई विपरीत दिशा में चुंबकित हो रहा है, कोई उसी दिशा में चुंबकित हो रहा है, कोई बहुत प्रबलता से हो रहा है, कोई बहुत हल्का हल्का हो रहा है। तो मतलब ये रीजन क्या है इसके पीछे, इसको समझते हैं। ठीक है, और इसके रीजन को समझने के लिए हमें इन पदार्थों की संरचना को समझना होगा। ठीक है, और संरचना में जैसे हम घुसते हैं तो फिर सभी हमारा अणु परमाणु परमाणु आ जाता है। तो हमने इसका परमाणु मॉडल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। चुंबकत्व का परमाणवीय मॉडल, परमाणवीय, चुंबकत्व का परमाणवीय मॉडल। ठीक है, अब इसमें कोई नई कहानी फिर से नहीं है, तुम सब जानते हो कि दुनिया में कोई भी पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। बोलो ये बात किसको नहीं पता है? तुम सबको पता है। बोलो नालायकों, ये बात तुम सबको पता है कि नहीं पता है? हाँ हाँ भैया, हाँ, अनुचुंबक चुंबकत्व के जो पिताजी हैं वही लौह चुंबकत्व है ना। ये बात सबको पता है ना। ठीक है, कोई नई बात तो है नहीं इसमें। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, अब तुम इलेक्ट्रॉन की गति को सूर्य के चारों पृथ्वी की गति से आप समझ सकते हो। जैसे सूर्य के चारों पृथ्वी ऐसे एक गति करती है जिसको बोलते हैं परिक्रमण गति, 365 दिन लगते हैं ऐसे घूम के आने में वापस, है ना। और एक पृथ्वी अपनी धुरी पे ऐसे घूमती रहती है जिसको मात्र 24 घंटे लगते हैं, जिससे दिन और रात होते हैं। बोलो ये वाली गति सब लोग जानते हो? क्यों भाई? एक तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और दूसरा अपनी धुरी पर ऐसे घूमती रहती है जिससे दिन और रात होते हैं। बोलो ये लो, कारण नहीं पता है ना। लाइक किस लोक में रहते हो तुम लोग, इतना तो सबको पता होता है, हैं? अरे 11th है तो किसको नहीं पता है? सबको पता होता है यार। 11th से 12th, और 11th तो 11th वाली प्लेलिस्ट जाके देखो, बढ़िया से तैयार करो 11th, ताकि 12th में बढ़िया से पढ़ाई हो सके। पता होता है ना। हाँ वही मैं भी कह रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ठीक वैसी ही गति करता है। एक तो ये परिक्रमण गति करता है, दूसरा अपनी धुरी पर ये चक्कर ऐसे घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, ऐसे
चक्रण गति करता रहता है। अच्छा, अगर इसके चक्रण गति की बात करूं तो इसकी स्पीड बड़ी स्लो होती है, सॉरी परिक्रमण गति की स्पीड बड़ी स्लो होती है और चक्रण गति बहुत तेज होती है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन लगाती है, लेकिन अपनी धुरी पर घूमने में मात्र 1 दिन लगाती है। 365 गुने का फर्क है ना। पृथ्वी अपनी धुरी पर मात्र 1 दिन में घूम जाती है, लेकिन सूर्य के चारों ओर 365 दिन लगाती है घूमने में। ठीक उसी का नकल कर रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पे बहुत तेज घूम रहा है, चक्रण बहुत तेज हो रहा है, और इसके चारों ओर घूमने में समय ले रहा है, धीरे चक्रण हो रहा है। ठीक है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है तो आपने उसका चुंबकीय आघूर्ण पढ़ा था, m = EV/r/2। याद आ रहा है, पिछले चैप्टर की बात है। अपनी धुरी मतलब सॉरी एक चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण EV/r/2। बोलो, याद आ रहा है ना। यानी घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। क्या? यस, एक इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर घूम रहा है या जो अपनी धुरी पर घूम रहा है, वो अपने आप में एक चुंबक है। तो जिससे पूरा का पूरा पदार्थ बना है, अगर वो खुद ही एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो पूरा पदार्थ तो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा ही ना। बताओ तुम मुझे, नहीं करेगा? मजा आ रहा है? मजे लेते रहो, बस चैप्टर खत्म होने वाला है, 15 मिनट और। जो खुद ही एक चुंबक है तो उससे जो कुछ बना है वो तो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा ही ना। बताओ मुझे, है ना। एकदम सिंपल सी बात है। ठीक। अब जो बना है उसमें जो थोड़ा थोड़ा चीजें अलग अलग है, बस उसी सब पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन भी अपनी धुरी पर घूम रहा है और इसका चक्कर लगा रहा है। तो धुरी पर ज्यादा तेज घूम रहा है तो धुरी वाला चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा। चक्रण वाला जो चुंबकीय आघूर्ण आएगा, क्योंकि स्पीड ज्यादा है वहां पे, वो ज्यादा होगा परिक्रमण वाले चुंबकीय आघूर्ण से। बोलो, नहीं? क्यों भाई? चक्रण जो कर रहा है उससे जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो कहीं ज्यादा होगा परिक्रमण की तुलना में। क्यों? चक्रण गति ज्यादा तेज है ना। देखो तुम यस सर करते जाओ, बस मैं खत्म करता जा रहा हूं इसको। ठीक, जोर से बोलो यस सर, सारे बोलो यस सर। करेगा? ओके 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 ओके, वेरी गुड, है ना। तो चक्रण गति वाला अगर चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा तो यानी पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण, एक अकेला परमाणु जो है उसमें भी चुंबकीय आघूर्ण होगा। क्यों भाई? क्योंकि उसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब आपको भी पता है हर इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है। ठीक, एक एक कर से पहले प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या करते हैं। प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या खत्म, परमाणु मॉडल खत्म, परमाणु मॉडल खत्म। अब उसके आधार पर हम लोग प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या करने जा रहे हैं। अब ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे दिखाएंगे, है ना, क्योंकि एक अकेला इलेक्ट्रॉन एक चुंबक है और चुंबक में होता है चुंबकीय आघूर्ण, है ना। तो ये चुंबकीय आघूर्ण एक वेक्टर मान के मुझसे, ये इलेक्ट्रॉन है आपका, है ना। और अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ऐसे चुंबकीय आघूर्ण ऊपर की ओर जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है, ये चुंबकीय आघूर्ण है। ठीक, और ऐसे से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और आपको बचपन से बात पढ़ाई गई है, पढ़ाई का अभी तो रटाई गई थी, आज मैं तुमको समझा रहा हूं। बचपन जब कहा जाता था कि इलेक्ट्रॉन युग में एक इलेक्ट्रॉन का पाउली का अपवर्जन नियम था ना शायद, ये कि प्रत्येक युग में अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, कि हुंड का नियम था। किसका था? भूल गया, मेरे केमिस्ट्री कम आती है। किसी एक का था ना, जो भी रहा हो यार, कि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो बहुत से बच्चे ये सोचते थे
कि नाभिक के चारों ओर अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा। अरे नालायको, अगर ऐसे घूमेंगे तो लड़ नहीं जाएंगे हैं? एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, बूम हो जाएंगे आप। नहीं, घूमते दोनों एक ही डायरेक्शन में भाई, घूमते एक ही डायरेक्शन में है। बस होता क्या है कि घूमने के साथ साथ जो अपनी धुरी पे घूम रहे हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, है ना? जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके ठीक विपरीत घूम रहा होगा। ठीक है? तो अगर एक का चुंबकीय आघूर्ण ऊपर की ओर जा रहा है तो दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण नीचे की ओर आएगा। इसी को बोलते हैं स्पिन। हमेशा विपरीत होता है एक युग्म में, है ना? जैसे एस में अगर दो इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते थे तो एक ऐसे भरते थे, एक ऐसे भरते थे, मतलब एक का स्पिन इधर, दूसरे का स्पिन इधर होगा। ये बताने का तरीका होता है, सिंबल बना दिया गया है। मीनिंग उसका वही है कि एक का चुंबकीय आघूर्ण ऊपर होगा, दूसरा चुंबकीय आघूर्ण नीचे होगा। ठीक, इस तरह से डिजाइन किया गया परमाणु को। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें? प्रतिचुंबकी में, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों का चुंबकीय आघूर्ण विपरीत दिशा में होगा, तो एक का प्लस एम दूसरे का माइनस एम, रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो। यानी सामान्य अवस्था में इनका चुंबकीय आघूर्ण तो जीरो होगा। यानी कि ये कपड़ा अगर मान लो 1 मिनट के लिए प्रतिचुंबकी है तो नॉर्मली ये कोई चुंबकीय गुण नहीं प्रदर्शित करेगा, ये किसी दूसरे में आकर्षित प्रतिकर्षित नहीं करेगा नॉर्मली, है ना? क्यों? क्योंकि इसका नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। अगर एक परमाणु का ही नेट चुंबकीय आघूर्ण जीरो है तो जितने परमाणु होंगे सबका चुंबकीय आघूर्ण जीरो हो जाएगा, तो पूरा पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण जीरो हो जाएगा, है ना? यानी सामान्य अवस्था में ये कोई भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है? लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है ना, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, छोटे मोटे काम नहीं करेगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, है ना? जैसे ही किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं, होता क्या है कि जिस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है ना, वो बढ़ जाता है, वो तेज तेज घूमने लगता है। और जिसका चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है, कुछ लोग होते हैं ऑफिस में, जैसे होता है, दो टाइप के लोग होते हैं। जैसे मान लो एक नया आदमी ऑफिस में काम करने के लिए रखा गया है ना, तो वहां दो टाइप के लोग होंगे। एक क्या करेगा, अच्छा बाहर वाला आया है, ठीक है, इसको टिकने नहीं देना है, तो वो काम सीधा करेगा। तो ये क्या करे, कहीं पता टिक गया, अच्छा आदमी निकला, मुझे काम से निकाल दिए, तो ये अच्छा करेगा, तो वो उसके काम को बिगाड़ने पे लगा रहेगा। ठीक है? और दूसरा जो अच्छा आदमी है तो वो क्या करेगा, वो सपोर्ट करे, ठीक है तुम ऐसे कर रहे हो, चलो ठीक है मैं भी हेल्प तुम्हारी सपोर्ट कर दे रहा हूं। तनुचुंबकी वाला क्या करता है, वो उसी दिशा में चुंबकित होता है, सपोर्ट करता है। जो दूसरा वाला है नालायक, वो क्या करता है, वो उसको बिगाड़ने की कोशिश करता रहता है, तो वो ज्यादा तीव्रता से काम करता है, टिकने ना पाए, उसके हर काम में अड़ंगा लगाए, जाके बॉस कान भरता रहता है, टिकने ना पाए, है ना? विपरीत दिशा में चुंबकित होता है हमेशा। तो दो इलेक्ट्रॉन में से जो विपरीत दिशा में है वो क्या होता है, ज्यादा तेज घूमने लगता है। ऐसे कैसे आएगा ये? और जो उसी दिशा में है वो कहता है ठीक है उसको अपना काम करने तो, थोड़ा सा स्लो हो जाती है उसकी गति। ठीक है, वो कर ही रहा है, नया आदमी आया, थोड़ा मैं अपना काम भी इसको दे देता हूं, ये कर देगा, ठीक, उसकी गति स्लो हो जाती है। ठीक, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो विपरीत दिशा में चक्रण कर रहा है, इसकी गति तेज हो जाती है, और जो उसी दिशा में गति कर उसकी गति धीरे हो जाती है। तो क्या होता है कि अगर इसमें से एक ज्यादा एक कम हो जाएगा तो नेट आपका जीरो नहीं रह जाएगा। बात समझ में आई? तो जो विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में, वो बढ़ जाता है एम समान दिशा वाले से, है ना? तो अब रिजल्टेंट जीरो नहीं रह जाता है। ठीक है, तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है, पदार्थ विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, पदार्थ विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है कब? जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जिसका चक्रण चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण, वो और तेज घूमने लगता है, और जो उसी दिशा में वो स्लो हो जाता है ना, जिसके कारण पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाता है ना, जीरो से कुछ हो जाता है, विपरीत दिशा में होता है वो जो कुछ होता है, क्योंकि विपरीत वाला बड़ा है। ठीक है, और पदार्थ विपरीत दिशा से चुंबकित हो जाता है। बस इतनी सी कहानी थी। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सर मैंने आपकी बुक ली है, बहुत अच्छी है। चलो बहुत 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 धन्यवाद। हुंड का रूल है, ठीक है, मुझे थोड़ा कम याद रहता है। ठीक है, किताब ऐसे बनाई ही गई है, वो किताब कम नोट्स है, पूरी एकदम जैसे मैं यहां बोल रहा हूं ना, यही सब भाषा उसमें लिखी हुई है। जिसने नोट्स नहीं बनाई है, एग्जाम टाइम में उसको काफी हेल्पफुल है, अगर पूरा कंटेंट पढ़ना चाहता है। ठीक, अब कोई कह रहा है पाउली का रूल है, तुम लोग लड़ लो, तुम लोग इतना नहीं पता है। मुझे केमिस्ट्री पढ़नी पढ़ानी है क्या? तुमको पढ़नी पढ़ानी है ना, मैं क्यों याद रखूं? थोड़ा बड़ा लिखूं मैं? अच्छा ऐसा है क्या? मैं बहुत छोटा लिख दिया हूं क्या? वैसे मैं काफी बड़ा बड़ा लिखता हूँ, पता नहीं कैसे इतना छोटा लिख दिया मैंने। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। यहाँ तो कितना बड़ा बड़ा लिखा है मैंने, राइटिंग मेरी ऐसी, मैं क्या ही करूं। वरना लोग तो मुझसे छोटा लिख के पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी राइटिंग इतनी गंदी है कि पढ़ा समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब जो लोग बिना लाइक किए, बिना फीस दिए पढ़ रहे हैं, चुपचाप लाइक कर रहे हैं, बहुत मार समझ लेना। किसी ने अगर निकल ना गया उस दिन, मैं स्क्रीन फाड़ तुम लोग की बताना मुझे। ठीक, आगे चले, बोलो। ओके गुड। ठीक है, नाउ अब हम व्याख्या करते हैं, अणुचुंबकत्व की व्याख्या कर लेते हैं। अणुचुंबकत्व की व्याख्या, अणुचुंबकत्व की व्याख्या। ठीक, अणुचुंबकत्व पदार्थ गुण क्यों प्रदर्शित कर? अब जानते हो अणुचुंबकत्व में परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये एक परमाणु है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक चुंबक की तरह कार्य करेगा, क्योंकि इसको कैंसिल करने वाला कोई है नहीं। पिछले वाले में युग्मित इलेक्ट्रॉन था तो ये इसको कैंसिल कर दे रहा था, तो नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जा रहा था, है ना। लेकिन इस बार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक परमाणु अपने आप में चुंबक है। उसमें तो परमाणु चुंबकीय आघूर्ण 0 था, यहां पे ये परमाणु अपने आप में खुद ही चुंबक है, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं हो रहा है। इसको हम बोलते हैं परमाणवीय चुंबक। क्या बोलते हैं? परमाणवीय चुंबक। परमाणवीय चुंबक क्या बोलते हैं इसको? परमाणवीय चुंबक। ठीक है, अभी जो परमाणवीय चुंबक होते हैं ये पूरे पदार्थ में अनियमित रूप से अस्त व्यस्त रहते हैं। किसी का चुंबकीय आघूर्ण ऊपर है तो किसी का नीचे है, तो किसी का दाएं है तो किसी का बाएं है। ठीक है, प्रकृति का ये नियम है। कोई पूछे सर ऐसा होता क्यों है ना, तो उसको बता देना। एक चिड़िया होती जिसका नाम एंट्रोपी है, और एंट्रोपी कभी किसी चीज को व्यवस्थित रहने ही नहीं देती है। तुम लोगों के लिए थोड़ी सी ज्यादा ऊंची बात है, बच्चे अक्सर पूछ लेते हैं ऐसा होता ही क्यों है सर, सब अस्त व्यस्त सब इकट्ठे एक लाइन से क्यों नहीं रहते हैं, है ना। एंट्रोपी, एंट्रोपी दुनिया का एक नियम है। ठीक है, ये पूरी दुनिया अगर कोई चीज चलाए तो वो एंट्रोपी चला रही है, वही भगवान है, समझ। ठीक, एंट्रोपी की ही देन है जो कुछ हो रहा है यहां पे। एंट्रोपी कभी भी चीजों को व्यवस्थित रहने, वो हमेशा चीजों को अव्यवस्थित करने पे तुली रहती है। एक कमरे में तुम सब कुछ सजा के रख दो, है ना, 10 दिन बाद देखो कमरा फिर से अस्त व्यस्त हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, है ना। तुम कितना भी कोशिश करते रहोगे जगह पे चीजों को रखने की, तुम सारी चीज जहां से उठाओ वहीं रखो, जहां से उठाओ वहीं रखो, लेकिन 10 दिन बाद देखोगे तो कमरा जिस तरह तुमने पहले दिन सजाया था वैसा नहीं रह जाएगा, कितनी भी कोशिश कर, है ना, क्योंकि एंट्रोपी सब कुछ अस्त व्यस्त कर देगी। ठीक, नेचर ऑफ लॉ है, लॉ ऑफ नेचर उल्टा बोल गया मैं। ऐसे ही ये सारे जो परमाणु है ये सब अस्त व्यस्त रहते हैं। ठीक है,
अब एक वस्तु पे कोई इधर पकड़ के खींच रहा है उसको, कोई उधर पकड़ खींच रहा है उसको, कोई उधर पकड़ खींच रहा है उसको, यानी अगर बल उस पर अलग अलग दिशा में लग रहा है तो नेट फोर्स तो जीरो होगा ना। अगर इतने अस्त व्यस्त रहेंगे तो इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण तो शून्य रहेगा ना। क्यों भाई, कैसे हैं सब, ये सब अस्त व्यस्त हैं, अस्त व्यस्त हैं, अस्त भी और व्यस्त भी हैं, जिसकी वजह से इनका नेट जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वह शून्य होगा। ठीक है, और नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होने के कारण सामान्य अवस्था में वो कोई चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, वो चुंबक की तरह चिपक नहीं जाएगा कहीं पे। जैसे मान लो पेन हो सकता है अनुचुंबकीय हो तो ही है, जिस प्लास्टिक की बनी हो सकता है अनुचुंबकीय पदार्थ हो। ठीक, तो वो सामान्य अवस्था में कोई चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, सामान्य अवस्था। ठीक है, लेकिन जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, जैसे आपने इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा इस पदार्थ को उठा करके, ठीक है, जैसे क्लास में जब टीचर नहीं है तो क्या सभी बच्चे एकदम सीधे मुंह करके बैठ सकते हैं क्या? नहीं, एंट्रोपी ऐसा करने नहीं देगी। ठीक है, वो सब जैसे ही टीचर क्लास से बाहर निकला, इससे बतियाने लगा, वो उसको कूटने लगा, वो उसके साथ खेलने लगा, वो बाहर चल दिया, सब अस्त व्यस्त, पूरी क्लास अस्त व्यस्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र यानी कि टीचर क्लास में एंट्री लेता है और सामने खड़ा होता है, सारे बच्चे सीधे स्ट्रेट टीचर की ओर हो जाते हैं, है ना। एग्जैक्टली सेम यहां भी होता है। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, ये छोटे छोटे चुंबक है ना, चुंबकीय सुई होती है मैग्नेटिक कंपास, उसको ले चुंबक के पास रखो तो क्या होता है, घूमकर चुंबकीय क्षेत्र दिशा में वो घूम जाती है, स्थिर हो जाती है। ठीक वैसे ही जब आप इसको चुंबकीय क्षेत्र में लाके रखोगे तो सारे परमाणु चुंबक घूम करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अलाइन हो जाते हैं। सारे परमाणु चुंबक सब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अलाइन हो जाते हैं, सब के सब, है ना, सब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमकर अलाइन हो जाते हैं सारे। जब सारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अलाइन हो जाएंगे, यानी सब मिलकर एक साथ काम करना, एक दिशा में धक्का लगाना शुरू कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब नेट चुंबकीय आघूर्ण यहां पे शून्य नहीं रहेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो भाई। ए भैया उत्कर्ष, यहां पर जो है नारा और अन्ना लगाओ, यहाँ किला लूट नहीं जा रहे हैं, जय भवानी, नारा डाकू काम लगाना था, है ना। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई जरा फोकस करिए, और ये सब जो है ये लोग इसलिए परेशान थे, मंदिर अंदर थोड़ा बन जाए तो उसके बाहर बहुत से रोजगार के ऑप्शन खुल जाते हैं। ठीक है, तो हो जाता है, ठीक है, व्यवस्था हो जाती है इन लोगों की। बहुत भिखारियों को रोजगार मिलता है एक मंदिर से, पता है तुमको? बोलो ये समझ में आया? ठीक, कि कोई अनुचुंबकीय पदार्थ किस प्रकार चुंबकित होता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो सारे परमाणु चुंबक घूम चुंबक दिशा में हो जाते हैं और चुंबकित हो जाता है। बहुत आसान था ना, बताओ मुझे, क्यों भाई? आसान था। इसके बाद है लौ चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या, अंतिम है ये, लौ चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या, ये अंतिम है। ठीक, लौ चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या। लौ चुंबकीय पदार्थ होते क्यों हैं, क्या कारण इनका लौ चुंबकीय पदार्थ होने का? देखो समझो यहां पे, ये जैसे मैंने कहा कि अनुचुंबकीय पदार्थ के पापा जी होते हैं, ठीक है, तो इसमें भी परमाणु चुंबक होते हैं। ठीक, लेकिन वो थोड़ा जंगल टाइप से था, शेर अलग शिकार कर रहा है, चीता अलग शिकार कर रहा है, सब अपना लगे हुए थे। लेकिन ये जो लौ चुंबकीय पदार्थ है, इसमें कॉलोनी बना बना के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। वाकई दुनिया ऐसी है, क्या ही करोगे, है ना। तो लौ चुंबकीय पदार्थ हमारे समाज को प्रदर्शित करता है। ठीक, इसमें अलग अलग कॉलोनी, अलग अलग क्षेत्र बने होते हैं। ठीक है, ये सब अलग अलग क्षेत्र बने होते हैं। ठीक, और हर क्षेत्र में अलग अलग लोग रहते हैं।
एक क्षेत्र में जितने परमाणु चुंबक हैं वो सब एक तरह की सोच रखते हैं, उन सब का चुंबकीय आघूर्ण एक दिशा में होता है, ठीक। लेकिन जो पड़ोस वाला है वो इनका दुश्मन होता है, ऐसी की तैसी। बाहर निकल जाओ तुम हमारे देश से, तुम यहां क्या कर रहे हो, ठीक है। इनका चुंबकीय आघूर्ण अलग दिशा में होता है, ठीक। पड़ोस वाले का अलग होता है, सबकी अपनी अलग विचारधारा है, लेकिन फिर भी सब एक साथ रहते हैं, ठीक है। सब एक साथ फिर भी रहते हैं, और इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो कैसा होता है, वो शून्य होता है। इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण कैसा होता है, वो शून्य होता है, ठीक। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब आपस में हंसी खुशी सब बढ़िया से रहते हैं, किसी को कोई टेंशन किसी से नहीं होती है, ठीक है। इनको तक साथ रहना आता है, हम इंसानों को ही साथ रहना नहीं आता। धिक्कार हमारे ऊपर इंसान होने, ठीक। एक क्षेत्र को अगर काट करके आप यहां से निकाल लो तो ये अपने आप में एक चुंबक की तरह कार्य करेगा, क्योंकि सभी का चुंबकीय आघूर्ण एक दिशा में है, ठीक। लेकिन क्योंकि सभी क्षेत्रों को अलग अलग तरह से अगर आप देखोगे तो सबका किसी का कोई ऊपर की ओर चुंबकित है, कोई इधर चुंबकित है, कोई इधर चुंबकित, कोई इधर चुंबकित है ना। तो नेट चुंबकीय आघूर्ण यहां भी क्या होता है, नेट चुंबकीय आघूर्ण सामान्य अवस्था में यहां भी शून्य होता है। और जो क्षेत्र बने हुए हैं ना, इन क्षेत्रों को हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डोमेन। बोलिए बात समझ में आ रही है बेटा? ललित पाल तुम थोड़ा शायद लेट आए हो क्लास में, अगर शुरू से होते तो तुमको शायद मेरी बात याद होती कि मैंने बताया था कि कोई भी पदार्थ है वो चुंबकीय पदार्थ है। वो दुनिया में प्रत्येक पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है। और शायद तुम अभी नहीं पढ़े हो, कुछ देर पहले मैंने नियम और शर्त बताई थी कि चुंबकीय पदार्थ होने की क्या शर्त है। 10 मिनट पहले वीडियो देखो जरूर, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब वो गैस हो, ठोस हो, द्रव हो, इससे मतलब नहीं होता है कि वो चुंबकीय पदार्थ होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो शुरू से लेक्चर देखिए, सब समझ में आएगा क्यों है क्यों नहीं है। शायद बाकी बच्चों को पता होगा कि गैस होने से क्या ही मतलब है युग्मित इलेक्ट्रॉन का। क्या गैसों में युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, द्रवों में नहीं होते कि ठोस में, किस में नहीं होते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ होना ना होना ये सिर्फ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने ना होने पर डिपेंड कर रहा है, डोमेन होने ना होने पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो सामान्य अवस्था में क्या होते हैं, सामान्य अवस्था में इसमें डोमेन होती है, डोमेन। और एक डोमेन में लगभग 10 की घात 11 परमाणु तक होते हैं, लगभग, मोटी मोटा, ठीक है। और ये डोमेन जो होते हैं इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होता है, यानी ये अपने आप में एक चुंबक की तरह कार्य करते हैं, ठीक। लेकिन क्योंकि सब अलग अलग डायरेक्शन में चुंबकित हैं, जिसको से नेट चुंबकीय आघूर्ण इनका शून्य होता है। बात समझ में आई? लेकिन जैसे ही आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो चुंबकीय क्षेत्र दो प्रकार का हो सकता है। एक आपका होता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र और एक आपका होता है दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र। एक हमारा दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक आपका प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जैसे आप प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, ठीक है। मान लो ये कोई पदार्थ था जिसकी 4 डोमेने मैंने ले ली, एक डोमेन ऐसे, एक डोमेन ऐसे। ये समझाने के लिए केवल चारों को ऐसे बना दिया गया है, वरना कोई बाउंड्री फिक्स थोड़ी होती, बस समझाने के लिए कि किधर है, किधर, एक ऊपर, एक किधर, बाकी हो किधर भी सकती है ना। तो ये 4 डोमेन है, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक कोई पॉइंट लेता हूं तो इतने को अगर काटता हूं मैं, तो एक का नीचे, एक का इधर, एक का इधर, तो ऐसे अलग अलग है ना, वैसे ही कहीं काटा गया इसको, तो 4 डायरेक्शन में है। जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या होता है, इन सभी डोमेनों को पकड़ के सबको पकड़, सबकी मुंडी ऐसे घुमा देता है ना, सबकी मुंडी घुमा देता है। कोई टीचर बहुत कूटता है बच्चों को, तो जैसे ही क्लास में घुसता है सब शांति से चुपचाप ऐसे बैठ जाते हैं, अभी कुटाई हो जाएगी, है बहुत प्रबल होता है कूटने में। तो सभी को घुमा देता है अपनी दिशा में, तो सभी डोमेन इधर घूम जाती खड़ाक से, ठीक है। लेकिन अगर यही चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है, ठीक है, मारने कूटने में ज्यादा बिलीव नहीं करता टीचर, शांति से पढ़ाता रहता है, तो क्या होता है पहले धीरे धीरे आगे वाले बच्चे जो होते हैं वो टीचर की तरफ मुंह कर लेते हैं, ठीक है।
उसके बाद धीरे धीरे जो उसके इधर चुंबकीय क्षेत्र था, तो आगे वाले बच्चे इधर मूव कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे बाकी डोमेने जो होती हैं, ठीक, सॉरी क्या ऊपर वाला देखना है मेरे को ना, डायग्राम थोड़ा गलत बन गया। जिसका इधर की ओर है वो क्या करता है, ये सब साथ दे रहे थे चुंबकीय क्षेत्र का, तो ये अपनी परिसीमा को विस्तार कर लेते हैं, है ना, तो इनकी परिसीमा बढ़ने लगती है और बाकी जो डोमेने होती हैं उनकी परिसीमा घटने लगती है। जो विपरीत दिशा में है वो छोटे होने लगते हैं, जो उसी दिशा में वो बड़े होने लगते हैं। ठीक है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, कौन, बी दुर्बल है और यहां पे बी कौन है, प्रबल है। ठीक, तो जो इसको बोलते हैं चुंबकन। ठीक है, तो चुंबकन जो होता है वो परिसीमाओं के डोमेनों के घूर्णन द्वारा होता है, डोमेनों के घूर्णन द्वारा, मतलब सारी डोमेनें घूम जाती हैं। ठीक है, और चूंकि दुर्बल होता है, ज्यादा उसके बस में कुछ होता नहीं है, तो धीरे धीरे जो होता है वो जो डोमेन चुंबकीय दिशा में होती है, बाकी सब उसकी बाउंड्री वाले जो होते हैं परमाणु उसी दिशा में घूमना शुरू कर देते हैं। तो जो परमाणु यहां पे था पहले ऊपर की ओर, अब घूम के इधर की ओर हो गया। ठीक है, तो जिसके कारण इसकी परिसीमा का विस्थापन हो जाता है। तो परिसीमा के विस्थापन द्वारा, कैसे, परिसीमा के विस्थापन द्वारा चुंबकन होता है। चुंबकन मतलब पदार्थ का चुंबक बनना, है ना। कब, जब चुंबकीय दुर्बल होता है परिसीमा के विस्थापन द्वारा, और जब प्रबल होता है सबको पकड़ तो हट देता है, सब घूम जाते उधर की ओर, तो घूर्णन द्वारा। ठीक है, इसके बाद एक छोटी चीज होती है विचुंबकन। विचुंबकन क्या होता है, विचुंबकन मतलब क्या, चुंबक के गुण को समाप्त करना। कोई चुंबक है और उसके चुंबक गुण को समाप्त कर दो, है ना, उसको बोलते हैं विचुंबकन, डीमैग्नेटाइजेशन। कैसे होता है, आप या तो पदार्थ को गर्म कर दो, गर्म कर दे, जब गर्म करोगे तो ये जो डोमेन इधर उधर थी सब फिर अस्त व्यस्त हो जाएंगी। ठीक है, वाइब्रेशन आ जाएगा बाहर से। ठीक, और दूसरा क्या होता है, इसको ठोक पीट दो, उठा के पीट दो, पीट कर, है ना, क्या करो कि एक चुंबक है उसको उठा के ठोक दो, पीट दो खूब, और अपने आप उसके चुंबक द्वारा समाप्त हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं घूर्णन द्वारा। ठीक है, और एक बात, जो लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं अगर उसको गर्म करते जाओ तो एक टेम्परेचर के बाद, ये सिलेबस में पहले हम लोग पढ़ा करते थे अब नहीं है, जो लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं उसको गर्म करते जाओ तो एक निश्चित टेम्परेचर के बाद ये लौ चुंबकीय पदार्थ बन जाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। मतलब उनका गुण घट जाता है ना, कम हो जाता है। मैं बताया ना कि अनुचुंबकीय पदार्थ का गुण बहुत ज्यादा करो तो लौ चुंबकीय पदार्थ बन जाता है। तो जब उसको गर्म करते जाओगे तो यही अनुचुंबकीय बन जाएगा। और जिस ताप के ऊपर था उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी ताप के ऊपर जो लौ चुंबकीय पदार्थ होता है वो बन जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ, या अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है लौ चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, और यहां पे आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग किसी पदार्थ को चुंबक बना सकते हैं। ठीक, अगर यहां पे हम कोई निकिल या कोबाल्ट जैसा बहुत हार्ड ले लें, स्टील जैसा, तो हमेशा के लिए चुंबक बन जाएगा। लेकिन अगर आप नरम लोहा वगैरह ले लेते हो तो चुंबक बनने के बाद चुंबकीय हटा लेने पे डोमेने वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी, है ना। तो जैसे ट्रांसफार्मर की क्रोड हो गई, ठीक है, चोक कॉइल हो गई, मोटर की या डायनामो की आर्मेचर जिसपे कुंडली लपेटी जाती है, इन सब में हमेशा नरम लोहा यूज करते हैं, क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र लगे तो चुंबक बने, चुंबकीय क्षेत्र हटे तो डोमेने वापस अपनी स्थिति में आ जाए, तो इसके लिए नरम लोहा प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं जिसको हमेशा के लिए चुंबक बना के छोड़ देना होता है ना, बार मैग्नेट वगैरह यहां रखा है क्या, नहीं रखा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग फौलाद लोहा, निकिल, कोबाल्ट वगैरह यूज करते हैं ताकि एक बार चुंबक बना दे तो हमेशा के लिए बना रह जाए, फिर उसकी डोमेने अपने आप घूम नहीं पाती हैं। ठीक है, जैसे दो टाइप की चीजें होती है, अगर तुम जैसे मान लो अपनी पेन को तुम मोड़ के छोड़ोगे तो वापस सीधी हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर
तुम एक लोहे की रॉड को मोड़ दो ऐसे तो ऐसे मुड़ी ही रह जाएगी। ठीक, तो ये मुड़ी ही रह गई, हमेशा के लिए चुंबकित हो गई, डोमेन हमेशा के लिए घूम गई। ठीक है, तो अगर परमानेंट मैग्नेट हमको बनाना है तो हम ऐसा पदार्थ यूज करेंगे। ठीक है, फौलाद, लोहा, निकिल, कोबाल्ट। और हमको ऐसा मैग्नेट बनाना है जब तक धारा प्रवाहित हो, जब तक हम चुंबकीय क्षेत्र लगाएं तभी तक चुंबकित रहे। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर, क्रोड वगैरह, तो वहां हम क्या यूज करते हैं, हम नरम लोहा वगैरह यूज करते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र रहने पर चुंबकित होगा, हटने पर वापस सही हो जाएगा। ठीक, तो चैप्टर आपका यहाँ पे हो गया है समाप्त। ठीक है, दी एंड। और इसमें मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूले आपको मिले ही नहीं तो आपके न्यूमेरिकल कहां से लगेंगे, और जो फॉर्मूले थे एकदम स्ट्रेट न्यूमेरिकल आते भाई साहब, एकदम स्ट्रेट न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ठीक, बिल्कुल टेंशन लेने का ही नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज चलो बता ही देता हूं, तुम्हें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है एक जगह से। मेरे को याद आ गया, बताता हूं, चलो आओ इधर देखो, म्यू। ठीक है, अगर मैं म्यू की बात करूं अनुचुंबकीय के लिए, प्रतिचुंबकीय के लिए और लौह चुंबकीय के लिए, तो क्या लगता है तुम्हें अनुचुंबकीय में इसका खुद का चुंबकत्व उसी दिशा में आ जाएगा? तो एक तो बाहर वाला चुंबकीय क्षेत्र है ही, इसका खुद का भी आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ जाएगा, तो म्यू का वैल्यू जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। प्रतिचुंबकीय में क्या करेगा, ये खुद अपना चुंबकीय विपरीत दिशा में उत्पन्न कर देगा, तो नेट चुंबकीय क्षेत्र बाहर वाले से कम हो जाएगा, है ना, तो म्यू का वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा। और लौह चुंबकीय में भाई साहब इतना ज्यादा चुंबकित होगा, इतना ज्यादा चुंबकित होगा, कुछ पूछो ही मत, तो म्यू का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा 1 की तुलना में। बात समझ में आ रही है ना? इजी चीज थी, कोई इतनी बड़ी चीज तो थी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अब, क्योंकि म्यू का मान जब बड़ा हो, इसको छोड़ो, खैर इसकी क्या ही चर्चा करें, उसी पे डिपेंड करे पीछे वाले पे ही। काई एम की बात करें तो काई एम की वैल्यू जो है प्रतिचुंबकीय के लिए क्या होगा, विपरीत दिशा में चुंबकित होता है तो एम एच के विपरीत होगा, तो काई एम की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय के लिए निगेटिव हो जाएगी, है ना। और अनुचुंबकीय के लिए क्या हो जाएगी, दोनों सेम सेम डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और लौह के लिए तो अणु का भाई है तो पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि काई एम का मान क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, म्यू आर का मान क्या होता है, एक से बड़ा एक से छोटा, ये सेम चीज आप उसके लिए भी कह सकते हो, म्यू आर के लिए कुछ अलग थोड़ी चीज आ जाएगी। ठीक है, ये आपका जो है आप यहां भी कह सकते हो, या यही पूछता ही एग्जाम में। ठीक है, यही पूछता ही आपका कि म्यू आर जो है क्या होता है, एक से बड़ा होता है, एक से छोटा होता है, क्या होता है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है, 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है, तो आई थिंक आप लोग इसको कर लोगे। और यहाँ पे बस खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो चलो आज की क्लास भी यहीं पे हम करते हैं समाप्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए सबको बाय बाय, गुड नाइट।